हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। लड़ेंगे साथ में और जीतेंगे साथ में। दोस्तों, आज से हम एक नया इनिशिएटिव चालू करने वाले हैं जो कि है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि जो न्यूज़पेपर है जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और एक है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, ये तीनों चीज़ों के मेन आर्टिकल्स जो है हम डिस्कस किया करेंगे। और इसका पर्सपेक्टिव मतलब एक एम इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, वो हिंदू सही से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस सही से नहीं समझ पाते हैं, पीआईबी नहीं पढ़ पाते हैं और ये टाइम भी नहीं हो पाता है कभी कभी, तो दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए ये इनिशिएटिव हमने चालू किया है। इसमें क्या होगा कि भाई जो मेन आर्टिकल्स हुए करेंगे, जैसे मैं पहले अपना नोट्स बनाया करूँगा, पढ़ा करूँगा उसको, फिर आपको एक तरह से उसकी एनालिसिस पूरी सही तरह से शॉर्ट में आधे घंटे की वीडियो या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की वीडियो के अंदर सब आर्टिकल समझा दिए, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी भी हो जाएगी और आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, अगर मैं देखूँ जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल है, वो है सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम। सही है। अब कोलिजियम सिस्टम आप सबको मोस्टली पता होगा कि कोलिजियम सिस्टम क्या है। अब ये कोलिजियम सिस्टम न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, न्यूज़ में क्यों है। देखिए, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमन्ना, वो उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको नियुक्त करना है। तो उसके लिए ये प्रिपरेशन चल रही है कि भाई कल इन्होंने क्या किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है और जो कोलिजियम जो 4 जजेस और हैं, यानी कि 4 और एक जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 1+4 जो है अदर जजेस जो कोलिजियम सिस्टम बनाते हैं, इन्होंने एक मीटिंग की है कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे बनाया जाए, ठीक है। इस बात पे चीज़ें डिस्कस की गई हैं। चलो फिर, अब इसमें हमें इतना ये ज़रूरी नहीं है कि भाई क्या चीज़, मतलब कि क्या मीटिंग चली, क्या कुछ होने वाला है, वो ज़रूरत नहीं है हमें। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है। कोलिजियम सिस्टम एक सिंपल से क्या है, सिस्टम क्या है, ये अपॉइंटमेंट, सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम क्या करता है, अपॉइंट करता है और क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। कोलिजियम सिस्टम किस लिए यूज आता है कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको अपॉइंट करने के काम आता है या फिर ट्रांसफ़र करने के काम आता है। ये कोलिजियम सिस्टम का काम है, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम क्या है, एक तरह से ये इसका उदय कब हुआ, उदय एक तरह से ये कह सकते हो, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। जज कहने की बात यह है, कोलिजियम सिस्टम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, ठीक है, या फिर ये एक्ट से भी नहीं बनाया गया है, यानी कि ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है इसे। कोलिजियम सिस्टम पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका जिक्र है। जिक्र क्या है, इसने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें कोलिजियम सिस्टम को कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे या फिर हाई कोर्ट के जजेस होंगे, वो कोलिजियम सिस्टम की, मतलब कोलिजियम सिस्टम द्वारा आगे जो जजेस होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो केसेस हैं, अगर मैं इंपॉर्टेंट केसेस बता देता हूं, ठीक है। फर्स्ट जज केस, जिसमें और सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ये कभी डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से जो कोलिजियम सिस्टम कौन से केस से है, कौन से जजमेंट से है, वो इंपॉर्टेंट है कि भाई फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। सही है। ये 1993 में हुआ और ये आया 1998 में, ये आ गए तीनों। सही है। इसके द्वारा जो है कोलिजियम सिस्टम का उदय हुआ, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, ठीक है। देखो, कोलिजियम से ही पता लगे, कोलिजियम मतलब
कॉम्बिनेशन, एक तरह से ग्रुप ये है कोलिजियम, एक सर्किल है, ठीक है। इसमें कई सारे बंदे हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे बंदे व्यक्ति हैं एक साथ जुड़े हुए, तो ये कोलिजियम हो गया, ठीक है। अब कोलिजियम हो गया, अब इसमें कोलिजियम सिस्टम क्या है, इसमें क्या है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा CJI प्लस 4 अदर जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट जज, ये कोलिजियम सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। 4 और 1 5 लोगों का 5 जजेस होंगे, उनका सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाएगा, कोलिजियम सिस्टम बनाएगा। यही जो 5 लोग हैं, यही अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर हम कहते हैं अदर जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। यही अब अपॉइंट करेंगे आगे वाले जो भी जजेस होंगे उनको, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज और है कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब चीफ जस्टिस है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे नए, तो कैसे अपॉइंट होंगे, इनके लिए क्या होगा कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, समझ लो पहले, अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन अपॉइंट के रिकमेंडेशन कौन देगा वो मैं बताता हूं आपको, सही है। कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, साथ में कोलिजियम सिस्टम के जो सब जजेस हैं आपस में डिस्कस करेंगे, और ये गवर्नमेंट को नेम देंगे, जजेस के कुछ नेम देंगे कि भाई अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाया जाए। अब ये नेम 1 2 मान लो 3 जजेस को नाम दिए, जो सीनियर मोस्ट होंगे, ज़्यादातर जो सीनियर मोस्ट होंगे एक ही देंगे, ठीक है। वो एक जज का नाम देंगे कि भाई 1 या 2 जज के भाई ये सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनका हमें वो बनाना है, ठीक है। ये इन्होंने कोलिजियम सिस्टम दे दिया, सही है। कोलिजियम सिस्टम ने जजेस के नाम दे दिए, एक जज का नाम दे दिया कि भाई इनको बनाना है। ये गवर्नमेंट पे जाएगा, तो गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इनको अपॉइंट करेंगे। तो गवर्नमेंट का काम बस इतना है कि भाई कोलिजियम सिस्टम जो रिकमेंड करेगा उसको एक्सेप्ट करना है, देन प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे, समझ में आई। तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का रोल ना बराबर ही होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये सिस्टम है, प्रोसीजर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। आई होप आपको पसंद मतलब एक तरह से समझ में आ गई होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज और भी है कि भाई एक चीज और है कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये कोलिजियम सिस्टम के कुछ तो खामियां हैं। खामियां जैसे मान लीजिए, देखो अब ये जजेस आपस में मिलके एक तरह से कोलिजियम बना रहे हैं और यही रिकमेंड करेंगे अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। तो एक तरह से नुकसान ये होता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, पारदर्शिता नहीं रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई नेपोटिज्म का एक रोल बहुत आ जाता है। नेपोटिज्म, मान लीजिए मैं एक जज हूँ, मैं अपने जानने वाले को किसी को जज बनाने की कोशिश करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा, समझ में, और ये ज़्यादातर चलता है। तो एक तरह से ये नेपोटिज्म का केस आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, समझ रहे हो। और क्या रहता है, कंट्रोवर्सी में ये चीज़ आपस में कंट्रोवर्सी रहती है। मतलब कंट्रोवर्सी क्या, हर समय कंट्रोवर्सी ही रहती है गवर्नमेंट और इन दोनों के बीच में, कि भाई टसल रहता है कि भाई गवर्नमेंट चाहती है हम अपने हिसाब से चुने, लेकिन ये चाहते हैं हम अपने हिसाब से चुने, तो एक तरह से कंट्रोवर्सी भी रहती है। तो ये एक तरह से ड्रॉबैक्स हैं इसके, के कोलिजियम सिस्टम के ड्रॉबैक्स, ठीक है। अब इस कोलिजियम सिस्टम को गवर्नमेंट ने चेंज करने की भी कोशिश की कि भाई चेंज करने की कब कोशिश की, 2014 में एक गवर्नमेंट ने बिल लेके आए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक तरह से एक्ट तो हो गया, प्रेसिडेंट ने कर दिया, लेकिन वो ठीक है एक्ट लेके आए, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, ये जो है इसको रिकमेंड किया कि भाई ये जो है ये बॉडी एक बनाई गई कि भाई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जजेस को चुना करेगी, सही है। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, इसको हटा दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया कि भाई नहीं, ये नहीं हो सकता,
इससे तो एक तरह से क्या होगा कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी पे थ्रेट है, मतलब खतरा होगा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी और खतरा हो जाएगा जुडिशरी पे, ठीक है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई अपना खुद ही बंदा खुद चुन रहा है और वो गवर्नमेंट चुनने लगे तो फिर वो खारिज करेगी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल था इम्पोर्टेंट। तो आपको समझ में आ गई होगी कोलिजन सिस्टम क्या होता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक आर्टिकल है मंकी पॉक्स का। देखो मंकी पॉक्स, देखो मंकी पॉक्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया में, समझ में रहे। तो मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए मंकी पॉक्स क्या है, ठीक है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या रेमेडीज़ हैं, कैसे इसको सही किया जा सकता है, ठीक है। ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरल ठीक है, जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। तो वायरल है, पहली बात दिमाग में आनी चाहिए कि वायरल है, सही है। दूसरी चीज़ जूनोटिक, इसका मतलब ये है कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि एनिमल मंकी से पता लग रही है एनिमल है, तो एक तरह से जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स जो है जो सेम है स्मॉल पॉक्स की तरह, जो स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक वगैरह कहते हैं उसकी तरह ही सेम है, समझ रहे हो। जिसमें क्या होता है कि भाई दाने निकलने लगते हैं, थप्पे आ जाते हैं बॉडी पर, रैशेस आ जाते हैं, दर्द होने लगता है, पेन होता है, बुखार आ जाता है, ठीक है। ये सब जो है उसके सिम्टम्स हैं, समझ गए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अभी हाल ही में WHO ने इस डिजीज़ को नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है, ग्लोबल इमरजेंसी, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, ठीक है। इमरजेंसी घोषित किया है किसने? WHO ने। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, सही है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है ये भी बात पता होना चाहिए। देखो अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक कोई वैक्सीन या फिर मेडिसिन नहीं है, ठीक है, कोई भी दवा नहीं है, समझ रहे हो। इसकी कोई दवा नहीं है अब तक, कोई भी स्पेसिफिकली। लेकिन जो आपकी यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, उसने जो दवा कहा है वो कहा है, रिकमेंड की है कि स्मॉल पॉक्स में जो दी जाती है, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वही काम कर सकती है। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन का नाम है इमावेनेक्स, ठीक है। ये जो है IMVANEX, इमावेनेक्स जो है एक वैक्सीन है जो कि स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट में दी जाती है। यही वैक्सीन इन्होंने रिकमेंड की है यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए एक कल लोकसभा में डिबेट हो रही थी, वहाँ पर एक टेबल किया गया, मतलब एक लोकसभा में एक डेटा प्रस्तुत किया गया, ठीक है, डेटा दिया गया। अब ये डेटा क्या था कि डिजिटल गैप रिपोर्ट, डिजिटल टूल्स गैप, इंपॉर्टेंट है ये, डिजिटल टूल्स गैप इन गवर्नमेंट स्कूल, समझ रहे हो। तो कहने की बात यह है, डिजिटल टूल्स जितने होते हैं, यानी कि डिजिटल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टूल्स हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में किस लेवल तक हैं, ठीक है। सॉरी, ये इस रिपोर्ट में, इस टेबल पे, मतलब ये रिपोर्ट में दिया गया था। तो ये इस बात पे डिबेट हुई थी
ठीक है। तो डिजिटल गैप रिपोर्ट कौन से प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक है, कौन से प्रदेश में कम है, कौन से प्रदेश कितना डिजिटल, मतलब एक तरह से स्कूल कितने डिजिटल हैं, तो इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे कभी कभी लोअर पीसीएस में भी या किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस प्रदेश में जो है स्कूल से ज़्यादा डिजिटलाइज हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता हो गया होगा कि भाई सबसे ज़्यादा नहीं, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ डिजिटल में, सबसे ज़्यादा है पंजाब। वहाँ के स्कूल जो है 97.76% डिजिटलाइज हैं, समझ रहे हो, डिजिटल टूल्स हैं वहाँ पर। दूसरे नंबर बात है केरल, ठीक है। केरल में भी आपका ये कह सकते हो 85.99% जो है वहाँ के टूल्स जो हैं डिजिटलाइज हैं। तीसरे नंबर पर आता है हरियाणा में भी वहाँ पर 5.97% स्कूल्स जो हैं डिजिटल हो चुके हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पर डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं। ये तो हो गए स्टेट्स में। अब मैं यूटी की बात करूँ, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, तो यूनियन टेरिटरीज़ में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले है चंडीगढ़ में आपके 98% जो है डिजिटल स्कूल्स हैं। दूसरे नंबर पे आपका है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी में 95.77% जो है स्कूल्स जो हैं वो डिजिटल हैं, मतलब डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं। तीसरे नंबर बात है दिल्ली में भी है 92.20%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कभी कभी पूछ लेता है कि डायरेक्ट पूछ लेता है डिजिटल टूल कहाँ पर है, तो सबसे पहले पंजाब, केरल, हरियाणा, ऐसी यहाँ पर आपका चंडीगढ़, फिर उसके बाद पुडुचेरी, फिर दिल्ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ये। चलो, और भाई अगर मैं बात करूँ यूपी की, यूपी में भाई कितना है 3.8%, तो यूपी का बहुत नीचे लेवल है 3.8%, ठीक है, और बल्कि ये कहो 3.08%। तो सेकंड नंबर पे नीचे से, और सबसे नीचे नंबर पे लास्ट पे है बिहार, ठीक है। बिहार में सबसे नीचे है 2 बिहार नहीं, सबसे लास्ट में है आपका एमपी, लास्ट है एमपी जिसका है 1.73%। वहाँ के स्कूल जो है डिजिटल टूल से अवेलेबल है, और सेकंड लास्ट है बिहार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। थर्ड लास्ट पे है ये आपका यूपी, ये थर्ड पे है नीचे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक आर्टिकल है, देखो न्यूज़ में सबसे न्यूज़ पे एक है नैन्सी पेलोसी, ठीक है, नैन्सी पेलोसी, ये बहुत न्यूज़ में है इस टाइम। अब ये कौन है और क्यों न्यूज़ में है? देखिए, ये है यूएस अमेरिका की जो अमेरिका का जो हाउस है उसकी स्पीकर है, समझ रहे हो। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट है यूएस में, तो वहाँ की स्पीकर हैं। ये इन्होंने विजिट किया है ताइवान पर, ठीक है, ताइवान पहुंची हैं। अब ये ताइवान पहुंची हैं, लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि इसमें क्या है, चाइना ने एक तरह से इसका खंडन किया है, इनकी विजिट का। चाइना ने थ्रेट दी है कि भाई हम एक तरह से कि काउंटर मेजर्स कर सकते हैं, हम मिलिट्री काउंटर मेजर्स कर सकते हैं, मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, समझ रहे हो, ताइवान पे। तो इन्होंने ताइवान पर जो है क्योंकि ये विजिट किया है, अब ये ताइवान पर विजिट करने पर चाइना को क्यों दर्द हो रहा है, ये भी बात होगी ना दिमाग में। देखो चाइना ये कहता है ताइवान के लिए, अब मैं बताता हूँ। चाइना देखो, ये है इंडिया,
ठीक है, सही है, ये चाइना है, समझ गए, ये है चाइना। यहां पर है आपका ये, ठीक है, यहां पर, और यहां है ताइवान, ठीक है, ये ताइवान, चाइना से इधर साइड में एक कंट्री है, आइलैंड्स हैं जिसमें आइलैंड की कंट्री है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है। यहाँ पर आपका जापान हो जाएगा, सही है। तो ये जो है कंट्री है आपकी, सही है। तो ये चाइना ये कहता है कि ये एक इंडिपेंडेंट नहीं है, चाइना ये कहता है ये हमारी एक तरह से कंट्री है, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंस वहाँ को सरकार चलाने के लिए दे दिया है, लेकिन ये हमारा पार्ट है, समझ रहे हो, हमारा पार्ट है। लेकिन ताइवान कहता है कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, ठीक है, हमारे ऊपर किसी का हक नहीं है, हमारी खुद की गवर्नमेंट है, सही है। तो ये इसमें विवाद है। तो ताइवान कह रहा है कि भाई हम इसको हासिल कर लेंगे दोबारा से, सही है। तो ये कंट्रोवर्सी रहती है, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई हमारी कंट्री है, वो हमारा पार्ट है, चाइना कह रहा है कि हमारा पार्ट है, आप वहाँ पर कैसे पहुँच गए। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए ये टेंशन्स हैं इस टाइम, जो कि वर्ल्ड में टेंशन हो रही है कि भाई कहीं चाइना जो है ताइवान पर हमला ना कर दे, जैसे रशिया जो है यूक्रेन पे हमला कर रहा है, इसी तरह से जो है ताइवान पर हमला ना कर दे, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो नैन्सी पेलोसी, आपको याद रखना है कि ताइवान जो यूएस की क्या है, स्पीकर है, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, ये चलता रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी। अब माले से आपको प्रोजेक्ट, माले किसकी राजधानी है, मालदीव्स की, ठीक है, ठीक है, मालदीव्स की राजधानी है। तो ये एक तरह से ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया चला रहा है, ठीक है, इंडिया चला रहा है, कहाँ पर, माले पर, वहाँ पर जो भी कनेक्टिविटी है उसको एक तरह से प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया फंड कर रहा है। और मालदीव जो है, मालदीव की राजधानी है माले, माले के जो आसपास की जितने भी ये माले हैं, मालदीव्स का एक आपकी कह सकते हो कि कैपिटल है। तो वहाँ की जो चारों ओर 3-4 आइलैंड्स हैं, टापू हैं, सिटीज़ हैं, उनको कनेक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वहाँ पर, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एक तरह से ये इंडिया का वहाँ पर, सही है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक पैक्ट साइन हुआ है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, सही है, जिसमें 100 मिलियन US डॉलर का ग्रांट दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, प्लस 400 मिलियन US डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है कि भाई ये प्रोजेक्ट आप करिए और आपको इतना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, इतना ग्रांट दिया जाएगा। अब दूसरी बात ये है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट, स्टेटमेंट में दिया जाता है, यूपीपीसीएस या फिर आईएएस में भी पूछा जाता है। तो ग्रांट क्या होता है और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। देखो ग्रांट ये है, पैसा दिया, दे दिया, उसके बाद भूल जाओ, कोई रीपेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये है ग्रांट, हमने भाई ग्रांट दे दी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना, कोई मान लो कोई सोलर सिस्टम है, अभी लेखपाल में पेपर में क्वेश्चन आया था कि सोलर सिस्टम में इतना ग्रांट, मतलब एक तरह से सोलर जो भाई स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितना ग्रांट रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो है प्रोडक्ट पे, जैसे मान लो सोलर सिस्टम है, वहाँ पर कितना ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो वो ग्रांट क्या है, एक पैसा है, मतलब अपनी तरफ से इतना अमाउंट देगी कि भाई इतना अमाउंट जो है ग्रांट दे दिया हमने, सही है। तो गवर्नमेंट कितना दे रही है, 100 मिलियन US डॉलर का ग्रांट है जो कि रीपेमेंट नहीं होगा, सही है। अगली चीज़ है लाइन ऑफ क्रेडिट 400 मिलियन का। देखो इसको रीपेमेंट तो करना है, रीपेमेंट करना है, लेकिन इसमें क्या है कि 400 मिलियन तक आप प्रोजेक्ट के लिए पैसे ले सकते हो,
समझ रहे हो। जब तक मतलब आज 100 मिलियन ले लो, फिर उसके बाद 200 ले लो, फिर 100 ले लो, ऐसे जब करके जितनी बार भी लेना 400 मिलियन तक आप ले लो। सही है। ये अगर आपका 400 मिलियन पूरा हो गया और आपने इसको रीपेमेंट कर दिया तो फिर से 400 मिलियन का ले लो। समझ रहे हो। एक तरह से लाइन है ये क्रेडिट की कि भाई इस लाइन पे आपको क्रेडिट मिलता ही रहेगा जब तक 400 मिलियन नहीं हो जाए। अब 400 मिलियन आपने वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो आप फिर से 400 मिलियन का ले लो। समझ रहे हो। किसके लिए? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। बस ये था। नेक्स्ट, आई होप आपको थोड़ी क्लियरिटी हो रही होगी, धीरे धीरे और मज़ा आएगा। अभी ज़रा पहली क्लास है तो थोड़ा तो एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसने तिरंगा उत्सव को सेलिब्रेट किया। ठीक है। हिंदी में भी थोड़ा मैं बोल रहा हूं आपको हिंदी में, तो हिंदी में लिख लेना। तिरंगा उत्सव को सेलिब्रेट किया। ठीक है। अब तिरंगा सेलिब्रेट किया किनकी, मतलब टू सेलिब्रेट contribution of पिंगाली वेंकैया। ठीक है। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी 146, इनकी 146वीं, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी। पिंगाली वेंकैया की 146वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया गया किसके? तिरंगा उत्सव के रूप में। अब ये कौन थे? ठीक है, इनको भी हमें पता होना चाहिए। भाई देखो, ये थे, इन्होंने नेशनल फ्लैग जो है, ठीक है, नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया। एक तरह से ये थे डिज़ाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग। जो आपका तिरंगा दिखता है ना, ठीक है, ये जो तिरंगा है ये इन्होंने डिज़ाइन किया था, पिंगाली वेंकैया। अगर पूछी जाए कहीं भाई कि हु डिज़ाइंड द नेशनल फ्लैग, देन आंसर विल बी पिंगाली वेंकैया। ठीक है। लेकिन इनके टाइम पे क्या था, एक वो था चक्का जिसे बोलते हैं ना, जो चलाया जाता था, गांधी जी चलाते थे, वो था। ठीक है। तो इन्होंने डिज़ाइन किया। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर में थे। ठीक है। बस यही थे, मैंने पढ़े, सही से देखा तो मुझे यही लगे, बाकी एक दो हो तो आप देख लेना यार, है ना। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे, है ना, कि भी क्या क्या करंट अफेयर्स हैं। और अगर आपको पसंद आए, अगर आपकी कोई सजेशन है, आपको कोई लग रहा हो कि क्या कमी रह रही है, तो धीरे धीरे सुधारा जाएगा। आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं मुझे कि भाई ये चीज़ आप और सुधारो इस चीज़ में, तो मैं कोशिश करूँगा यार उस चीज़ की सुधारूँ, क्योंकि ये पहली वीडियो थी इस चीज़ पे। क्योंकि रिसर्च पढ़ना एक अलग चीज़ होता है, पढ़ाना एक अलग चीज़ होता है ना। तो आपको थोड़ी समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे कमेंट करना कि भाई इस चीज़ में क्या चीज़ सुधार कर सकते हैं, क्या चीज़ और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, ना, और किस चीज़ में सीरीज़ और लाई जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।